तो यहाँ पे जेईई मेंस 2025 का सेकंड अटेम्प्ट जो है सामने ही खड़ा है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है प्रेशर ले रहे होंगे, एंजाइटी हो रही होगी। तो देखो अब जो है ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये टाइम अगर आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे काम रहे, आप जो है पेपर बिना किसी एंजाइटी के देके आते हो तो पेपर बहुत अच्छा कर सकते हो। और आज का वीडियो भी जो है आपके लिए यहाँ पे टेंशन रिलीवर ही साबित होगा, क्योंकि हम देखेंगे कुछ ऐसी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, हम समझेंगे कि भाई आपके जेईई मेंस के पेपर में क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस रख ली तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा चैप्टर्स के नॉलेज की भी जरूरत नहीं रहती। और ये पहला वीडियो नहीं है, यहाँ पे इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हम जो है यहाँ पे 9 पार्ट लेके आ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक इनको चेक नहीं किया है तो सभी की जो यहाँ पे लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जरूर से जाके चेक करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को चेक करिए, हर एक वीडियो से आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो पार्ट 1 पार्ट 2 में तो अपन ने 2024 के पीवाईक्यूज उठाए थे, लेकिन उसके बाद जो है आपके जनवरी शिफ्ट अभी मतलब 2025 के अंदर जो पेपर्स हुए ना, उनके क्वेश्चन अपन ने डील करे, है ना। कई सारे जो है मैं यहाँ पे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे लाया था और अभी जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए मैं वीडियोस लेके आया हूँ। तो अगर इन वीडियोस को चेक नहीं किया, देखना, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को स्मार्टली कैसे डील कर सकते। और आज का भी जो हमारा यहाँ पे पार्ट रहने वाला है जो कि है पार्ट 9, उसके अंदर हम जो है 28 जनवरी शिफ्ट 2 का यहाँ पे पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से उनको जो है कम टाइम के अंदर सॉल्व किया जा सकता था, या फिर जो है अगर आपको क्लास 10 का बेसिक नॉलेज पता है, थोड़े बहुत यहाँ के जो फॉर्मूलेस रहते हैं आपके 11-12 के बोर्ड लेवल के वो भी पता है, तो इन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते थे। तो ये वीडियो के थ्रू जो है आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। और अगर आप जो है पार्ट 10 का यहाँ पे वीडियो चाहते हो तो एक छोटा सा टारगेट लाइक लेते हुए चल रहे 1000+ लाइक्स का। आप जानते हैं कि पहले के पार्ट्स के लिए भी अपन जो है एक लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे थे, और जैसे ही वो टारगेट पूरा होता था नेक्स्ट पार्ट आपके रिलीज हो जाता था। तो अगर ये टारगेट पूरा होता है तो यहाँ पे और भी वीडियोस आपके जेईई मेंस के पेपर के लिए हम जरूर से यहाँ पे लेके आएंगे। एंड एक चीज आपको जो है यहाँ पे समझ नहीं रहेगी कि आपको जो है क्वेश्चंस के प्रति जो है डर नहीं पालना है ना। आपको जो है ये समझना है कि हो सकता है वो क्वेश्चन में अगर अपन ने थोड़ी सी यहाँ पे अवेयरनेस रख ली, थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्मार्टनेस दिखा दी, है ना। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन से डर गए कि भाई क्वेश्चन मुश्किल है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है तो हम पढ़े ही नहीं, नहीं पढ़ो, समझो, हो सकता है वो क्वेश्चन आप जो है इजीली डील करो। और ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको जो है ना काफी सारी दूसरी एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भाई आपकी बिटसेट हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई, क्योंकि इनमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। इसमें 130 क्वेश्चंस हो गए, 180 मिनट के अंदर करना है। इसके अंदर जो है आपके 125 क्वेश्चन है और 150 मिनट में करना है। और पता चलता है इसके अंदर तो भाई यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से जो है शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप जो है इन एग्जाम्स में अपियर हो रहे हो तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी आपके लिए जो है क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। इवन जेईई मेंस में अगर आपके नहीं बन पाते उतने अच्छे परसेंटाइल तो इनको आप जरूर से यहाँ पे चेक करिएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट दे पाए। और बिटसेट का क्रैश कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। वीआईटी ट्रिपल ई के भी क्रैश कोर्स को आप चेक कर सकते हो। एमईटी के मॉक टेस्ट, कॉमेट के मॉक टेस्ट भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेलिवेंट है और लास्ट टाइम में आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे। अब जो है आज का वीडियो अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें अपन जो है स्मार्टली सोचते हुए उनको सॉल्व कर सकते थे। तो पहला जो है ये फिजिक्स का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच द कॉलम वाला। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है एक साइड में यहाँ पे क्वांटिटीज दिख रही है और उस साइड दूसरी साइड जो है आपको उनके डायमेंशनल फॉर्मूला दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, एक चीज जो है थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो, यहाँ पे समझ में आ रहा है ए जो है वो किसके लिए, एम्पियर के लिए स्टैंड हो रहा है, तो करंट वाली क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी तभी वो आएगा। अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी दिख रही है जिनमें करंट जो है आपका इन्वॉल्व हो सकता है? कॉमन सेंस बता रहा है भाई, इलेक्ट्रिक वर्ड जो है, इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इन्हीं दो में यूज हो रही होगी। तो सी और डी के जो है आपका यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में से ही कोई एक होगा। सी का या तो सेकंड होगा या सी का फोर्थ होगा, डी का सेकंड होगा या डी का फोर्थ होगा, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक बार ऑप्शंस अगर अपन देखें तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का सेकंड, सी का फोर्थ, तो यहां तो ठीक दिख रहा है। और डी के लिए अगर अपन देखें तो डी का जो है सेकंड, डी का सेकंड, डी का फोर्थ, लेकिन डी का थर्ड दे के रखा है, तो ये ऑप्शन तो भाई अपना एलिमिनेट हो गया ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डी का या तो सेकंड रहेगा या फोर्थ रहेगा। कॉमन सेंस से अपन ने इसको बता दिया था। अब अगली क्वांटिटीज अगर देखो, एंगुलर इंपल्स और लेटेंट हीट। अब इसमें जो है आपके दो ऑप्शन यहाँ पे बचे, फर्स्ट या थर्ड में से ही होंगे, क्योंकि ये तो दो भाई जो है पहले ही लेके चले गए सेकंड और फोर्थ को। तो अब बस फर्स्ट या थर्ड में अगर अपन चेक करें, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें मास की यूनिट आ ही नहीं रही है, मास की यूनिट आ नहीं रही है। और यहाँ पे कौन सी ऐसी क्वांटिटी जिसमें लग रहा है कि मास की क्वांटिटी नहीं आएगी? भाई इंपल्स में तो आएगी ही आएगी, एंगुलर इंपल्स हो गया है तो भी क्या होगा, मास की क्वांटिटी तो मोस्टली यहाँ पे रहनी चाहिए, तो लेटेंट हीट ही रहेगा। और अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो लेटेंट हीट आपकी हीट डिवाइडेड बाय मास ही तो होता है, तो यहाँ पे भाई मास की क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, मतलब बी का तो फर्स्ट अपना यहाँ पे पक्का हो गया है।
बी का फर्स्ट अपना पक्का हो गया है, तो यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी भी कैंसिल, आपका जो है इसमें या इसमें से जो है आंसर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। अब भाई दो ऑप्शन अपने पास बचे, अपन जो है फाइनल तक भी पहुंचने की कोशिश करते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते कौन सी क्वांटिटी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्योंकि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो क्लास 10th में भी चैप्टर था, तो इसके बारे में हमें ज्यादा पता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां पे रो हमारा क्या हो जाता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब लेकिन भाई रेजिस्टेंस का डायरेक्ट हमें जो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपको हीट के तो पता होगा, ये भी क्लास 10th में रहते थे, मना मत करना है ना, ये जो है हीटिंग इफेक्ट वाले आपके फॉर्मूले रहते थे उस टाइम पे भी। तो एच हमारा यहाँ पे क्या होता है, एच होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना, सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे अगर देखो तो हीट अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट बेसिकली है आपका वर्क के बराबर ही जो है यहाँ पे यूनिट रहती है, और वर्क क्या रहता है, फोर्स इनटू जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी इसको जो है यहाँ पे लिख दो, डिवाइडेड बाय आई को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आई तो सिंपली जो है एम्पियर वाले में चले जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो इसको आई स्क्वायर इंटू टी लिख दो, और यहाँ पे क्या आ गया आपका आर। अब रो अपना जो है क्या है, रो है अपना आर ए बाय एल, है ना, क्योंकि रो के ही अपन को देखना है, रेजिस्टिविटी का देखना है, तो आर की यहाँ पे ये डाल दो, एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू टी, है ना, इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, और डी और एल तो भाई डायमेंशनली सेम है, तो इनको हटा दो। अब फोर्स का क्या रहता है, एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ पे आपका आ गया एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे टी एक और है, तो ये हो जाएगा टी माइनस थ्री। यहाँ पे आपका जो है एक एरिया भी है, तो एल स्क्वायर आएगा, तो ये एल क्यूब बन गया, और यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा ए माइनस टू, यानी कि ये फाइनल क्वांटिटी है। एक बार ऑप्शन से अगर अपन मैच करके देखें तो ये मैच कर रहा है, तो सी का फोर्थ रहेगा, एक ही ऑप्शन है जो कि अपना सही होगा। सबका निकालने की जरूरत भी नहीं थी, चलो भाई नहीं पता रहता है तो कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देके रखा है भाई, ये तो मैंने आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, और फिर से जो है आपके यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में भी पूछे जाने, कई बार पूछे जाने, क्योंकि आपकी शिफ्ट के अंदर बार बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। एक्सटी का ग्राफ होता है पोजीशन टाइम का, याद रखना कि पोजीशन टाइम का जो अपना यहाँ पे अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का जो है ग्राफ का मतलब समझो, ठीक है ना, मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करके अपन को यहाँ पे वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन मिला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जब कर्व की मैं बात कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्लोप, है ना, स्लोप हो रहा है इसका मतलब। तो एक्सटी का जो अपना यहाँ पे ग्राफ रहेगा उसका स्लोप हमें यहाँ पे क्या दे रहा होगा, उसका स्लोप जो है हमें यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा होगा। वेलोसिटी का जो हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या दे रहा होगा, उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा होगा। और डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स प्रोसेस रहती है इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर अपन जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अपने को जो है क्या मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी। तो भाई इंटीग्रेट का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर अपन एरिया बात करें तो अपने को वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो है अगर अपन एरिया की यहाँ पे बात करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, पोजीशन। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कवर्ड जो है बात करी थी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड की बात करी थी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपन को किस तरीके से मिलेगा, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ जो देके रखा है उसका एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया कहां से कहां तक पूछा है, 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहेगा, सिंपली बस ये बताना था। ये भी भाई क्लास 10th में अपन देखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, 2 + 4 6 इंटू हाइट कितना हो गया यहाँ पे 10, तो ये अपना आंसर कितना आ गया 30, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से बस ये वाला जो लॉजिक है इसको याद रख लेना, काम बन जाएगा। इस टाइप के एरिया वाले जो है क्वेश्चंस बहुत आराम से आप निपटा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, एक जो है यहाँ पे बलून और उसके अंदर कुछ कंटेंट है, तो दोनों का मिला के मास कितना है, m है, और ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जा रहे, a से जा रहे। अब इसमें से बोल रहे हैं कि m में से जो है कुछ मास यहाँ पे रिलीज कर दिया, उसको बोल देते हैं स्मॉल m। ठीक है, तो अब इसका जो है यहाँ पे बलून अपना एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, 3a से जो है ऊपर जाना लगेगा। सोच के देखो ना, बलून में से कुछ भाई मास यहाँ पे हटा दिया, हल्का हो गया, तो और तेजी से ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है ना, 3a से जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू पूछिए। मान लो यार इसको सॉल्व करना नहीं आता, किस तरीके से करें, हमें नहीं ज्यादा अपन ने मैकेनिक्स पढ़ी, तो क्या ये सॉल्व हो सकता था, बिल्कुल सॉल्व हो सकता था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते। यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है कि अपना जो है ना एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है और ग्रेविटी भी देके रखी है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस ए को जो है ना जी ही मान लेते, हम मान लेते हैं कि ये एक जो है जी के बराबर है। अब देखो इससे फायदा क्या रहेगा, अगर ये ए जो है यहाँ पे जी के बराबर है, तो अब जो है ये कितने इससे मूव कर रहा है, 3g से,
अगर अपन ने यहाँ पे कुछ मास इसमें रिमूव कर दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में चेक करो, ए की जगह अगर मैंने जी डाला तो ये कितना हो गया 3mg अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2g माइनस जी, ये हो गया अपना जी, तो जी कैंसिल 3m। ये सब स्मॉल m की वैल्यू आ रही है, पर क्या स्मॉल m जो है 3m हो सकता है भाई? टोटल मास ही तो m है, उसमें से 3m कैसे निकालोगे, है ना। तो भाई ये ऑप्शन तो अपना यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ए की जगह अगर मैं जी डालू तो ये कितना हो गया 3mg अपॉन यहाँ पे 2g प्लस जी, ये कितना हो गया 3g, तो ये जो है 3g कैंसल। तो बोल रहे हैं कि पूरा मास जो है वही का वही निकाल दो। अरे भाई कुछ बचेगा ही नहीं, तो बलून ही कहाँ से उड़ेगा, बलून का भी तो मास इसी के अंदर है। तो ये भी ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। इसमें अगर मैंने जी डाला तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2mg डिवाइडेड बाय 3g प्लस जी, ये कितना हो गया 4g, तो यहाँ पे जी कैंसल और ये 1 जा 2 जा m/2 आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, ठीक है ये पॉसिबल है क्योंकि m से कम मास है। ये वाला 2mg डिवाइडेड बाय 3g माइनस जी, तो कितना हो गया 2g, तो ये कैंसल, फिर से कैपिटल M आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है कि पूरा मास रिमूव कर दे, तो ये भी अपना जो है कैंसल हो गया। तो 1, 2 और 4 तो खत्म हो गए, तो मतलब थर्ड वाला ही अपना सही आंसर होगा, और अगर आप लॉजिकली भी सॉल्व करने जाओ तो वही हमारा सही आंसर है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर लॉजिक नहीं भी पता, लेकिन ऐसे वेरिएबल के टर्म में, तो ऐसे कुछ केसेस लेके अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे हो फाइनल आंसर तक ही पहुंच गए। हो सकता है जो एग्जामिनर ने यहाँ पे ऑप्शन सेट करे होंगे उसके दिमाग में भी उसने ऐसा लॉजिक डाला हो कि हाँ भाई किसी स्टूडेंट को नहीं भी आता कॉन्सेप्ट तो शायद इस तरीके से सॉल्व कर ले। अपन को थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को अपन डील कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अब मैथ्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक मैट्रिक्स देके रखी है, ठीक है, और ये दूसरी मैट्रिक्स देके रखी है। अब यार इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना, जानबूझ के कई बार जो है इंफॉर्मेशन आपको ऐसी दी जाती है कि अगर हम उसका एक्सट्रीम केस ले तो भी कोई चीजें चेंज नहीं होगी, लेकिन वो जानबूझ के डालते क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसा यहाँ पे करा, इन्होंने बोल दिया थीटा ग्रेटर देन 0, जबकि आपको पता है थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 0 भी लेता ना तो भी मुझे आंसर मेरा सेम मिलता। आप करके देखिए, ऐसा ना आपको पिछले साल के भी कई सारे पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। तो एक बार रिस्क लेना जो है वर्थ इट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है वैसे भी आपसे नहीं बने, आपने अगर जो है मैट्रिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको यहाँ पे लॉजिक ही नहीं समझ में आए कि कैसे जो है इसको सॉल्व करे, तो एक बार जो है आप रिस्क ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे थीटा अगर मैं 0 डाल दूं, है ना, यहाँ पे थीटा, अब देखो उसके कमेंट्स में ये मत लड़ना चालू हो जाना कि भैया यहाँ पे थीटा 0 ले ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ कि अपन लेके देखो ना, हो सकता है अपन आंसर तक पहुंच जाए और वो गलत नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर अपन को कोई भी एक ऑप्शन सही आ गया ना तो पक्का अपन ने जो लिया है वो सही है। हाँ ऑप्शन के बाहर गया तो फिर कहीं ना कहीं अपन ने कुछ गलती करी है, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओ, फिर टाइम वेस्ट मत करो, पर थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। तो अब थीटा अगर मैंने 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा cos 0 1, sin 0 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया 1। क्या बन गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपनी फेवरेट मैट्रिक्स, क्योंकि भाई किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं यहाँ पे क्रिएट करती। अब यहाँ पे देखो B इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो भाई ट्रांसपोज भी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। तो यहाँ पे आई तो ये सिंपली ए से मल्टीप्लाई होके क्या ही रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। तो B इज इक्वल टू यहाँ पे ए मिल रहा है, और यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, तो ये C क्या आ रहा है B की पावर 10, जो कि मतलब हो गया A की पावर 10, है ना। इस रिजल्ट को अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए वाली जो अपनी मैट्रिक्स है वो कैसी दे के रखी है 1/√2 -2 0 1। अब ए की पावर 10 तक जाना है ना, तभी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये क्या हो गया 1/√2 -2 0 1, और यहाँ पे 1/√2 -2 0 1। अब यहाँ पे अपन को जब प्रोडक्ट लेना है तो ये तो भाई बोर्ड में भी अपन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको नॉलेज होगा, अभी अभी क्लास 12 का पेपर दे के आओ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 1/2, और यहाँ पे अपना क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0 + 0 0, फिर इसको हटा दो, -2 और 1 को उधर ले जाओ, तो ये कुछ अपने को जो है चीजें मिल रही है। पर याद रखना उनको मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी से, तो कुछ भी आ रहा हो यहाँ पे अभी के लिए छोड़ देते, इसको स्टार बोल देते, आ रही होगी कोई क्वांटिटी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा -2 × 0 और 1 × 1, पता चला ये अपना 1 बन रहा है, ठीक है। अब ये A² आ गया, ऐसे ही अब फिर से जो है अपन इसको एक और बार करेंगे तो A की पावर 4 हमें मिल जाएगा, ठीक है, A की पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे करके देखो 1/2, फिर यहाँ पे अपना क्या आ गया स्टार 0 और 1। अब स्टार कोई क्वांटिटी होंगी, अभी स्टार ही लेते हुए चलते क्योंकि हमें इन्हीं एलिमेंट से फर्क पड़ेगा, और देखना उसमें जो है कोई ये स्टार ज्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला। जैसे कि यहाँ पे देखो 1/2 और 0, यहाँ पे 1/2 × 1/2 कितना हो गया 1/4, और ये स्टार और 0 तो अभी भी भाई 0 ही हो जाएगा। फिर 1/2 × 0 0, 0 × 1 0 हो गया। फिर यहाँ पे स्टार और जो है अपना क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो स्टार इंटू 1/2 यहाँ पे जो भी आएगा तो कुछ हैश मान लो, ठीक है, कुछ और दूसरी क्वांटिटी हो गई, और फिर स्टार इंटू 0 और फिर 1 × 1 ये 1। तो आप देख रहे हो
कि यहाँ पे 0 1 ये तो भाई अपने लगातार यहाँ पे कांस्टेंट ही चल रहे, और यहाँ की क्वांटिटी 1/√2 थी, यहाँ की 1/2 थी, 1/4 थी, बस ये वाली क्वांटिटी बार बार चेंज हो रही है। बाकी यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है 1/√2 1/2 1/4, यानी कि हो क्या रहा है कि आपका जो है ना ये वाला एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है 1/2 की पावर 1/2, ठीक है, रेस टू पावर जो भी इस पे रह रहा है n रह रहा है, ठीक है ना, जैसे n2 डाला तो ये कितना हो जाएगा 1/2, देखो आ गया, n की जगह मैंने 4 डाला तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, देखो 1/4 आ रहा है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट अपना 1 बना हुआ है। तो हमारा जब सम रहेगा मतलब a की पावर 10 अपन जो है सीधा सीधा यहाँ पे जनरलाइज तरीके से बता सकते हैं कि जो इसके सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1/2 की पावर n की जगह अगर मैं 10 डाल दूं तो 2 की पावर 5, यहाँ पे ये हो जाएगा +1, यानी 1/32 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ गया आपका m कितना आ गया 33, n आ गया 32, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है अपना 33 और 32 का क्या है 1 ही रहता है ना, कोई भी कॉमन यहाँ पे डिवाइजर है नहीं, तो आपका क्या है सिंपली यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो m + n कितना हो गया 33 + 32 = 65। देखो भाई जीरो लेते हुए चले तो भी आंसर वहीं तक पहुंचा, आप कोई और क्वांटिटी भी लेते तो आंसर वही आता, समझ रहे हो, तो जानबूझ के इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा खेला जाता है, बट अपन को डरना नहीं और सॉल्व हो जाते हैं आंसर्स, क्योंकि ये चीजें अपने लिए बहुत आसान हो गई ना, एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो चीजें वैसे ही बहुत सिंप्लीफाइड हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या फिर इक्वल टू एक्स, तो डोमेन यहाँ पे इसका क्या रहेगा ये चीज हमें बतानी है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आराम से लगता है, मैं पहले के भी शॉर्ट ट्रैक वीडियोस में बता चुका हूँ, जाके सारे वीडियोस एक बार जरूर से चेक कर लेना भाई, ये तो बहुत ही छोटा सा टास्क है, मुश्किल से अपने कितने 15-20 मिनट के वीडियो रहते, 10 पार्ट अगर देखोगे भी तो एक मूवी टाइप का मान लेना, लेकिन बहुत चीजें सीखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जो है एक्स की जगह यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें इस ऑप्शन में 0 हटा दिया गया, इसमें 0 इंक्लूडेड है ना, तो ऐसा कुछ है कि 0 पे एक बार जो है चेक कर लेते कि क्या 0 वैल्यू इसके अंदर अपन डाल भी सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर मैं x की जगह 0 डालू तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1, ठीक है, अब 0 का गिफ्ट क्या रहता है 0 ही रहता है ना, इतना तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, तो सेक इनवर्स 1, भाई सेक इनवर्स के अंदर जो है अपन यहाँ पे 1 डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि 0 इंक्लूडेड रहेगा, तो ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। साथ ही साथ इसके अंदर भी जो है इन्होंने यहाँ पे 0 हटा दिया था, जबकि 0 अपन डाल सकते, तो इसको भी अपन ने जो है रिमूव कर दिया। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब इसमें तो भाई सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें क्या करा है -1 से लेकर 0 तक की वैल्यूज को हटा दिया गया है, तो अपन -0.5 को चेक कर लेते हैं कि क्या -0.5 अलाउड है, अगर -0.5 अलाउड है तो ये ऑप्शन कट गया, और नॉट अलाउड है तो यही ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। -0.5 यहाँ पे डाल के देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 है ना, -0.5 का गिफ्ट क्या हो जाएगा -1, -2 + 1 सेकेंड वर्स यहाँ पे कितना आ गया -1, बिल्कुल डाल सकते हैं, बस ये याद रखना यार सेक का ग्राफ भी मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि आपको जो है -1 से 1 के बीच की जो है ना वैल्यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती सेक के अंदर, तो सेक इनवर्स के अंदर जो है हम -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं डाल सकते, लेकिन -1 और 1 डाल सकते हैं, समझ रहे हो ये चीज। तो यहाँ पे भाई जब अपने को ये वैल्यू मिल रही है कि जो डाल सकते, तो ये ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन्होंने भाई -0.5 को रिमूव कर दिया था, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, आप जो है यहाँ पे आंसर मैच कर सकते। तो इस तरीके से स्मार्टली ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू डोमेन वाले या फिर रेंज वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्लास 10th के भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एपी जो है वो भी पढ़ते हैं, जो फॉर्मूलेस वो पढ़ते हैं वही नॉलेज यहाँ पे लगाना था, ये इंटीरियर एंगल्स वाली चीजें वो भी देखते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आप देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है, ये बात की जा रही है, आर इन एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री, तो अगर लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है 219 डिग्री है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी। आप पॉलीगन के लिए एक चीज सोच के देखिए, ये ट्राइंगल है, इसका जो है सम ऑफ सारे एंगल्स कितना रहता है 180 डिग्री रहता है, आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका कितना रहता है 360 डिग्री, फिर अगले का कितना होता है 540 है ना, 5 साइडेड वाले का, इस तरीके से बढ़ते जाती है चीजें। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना 180 इंटू n-2, जहां पे n क्या है साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यहाँ पे 3 डाला तो ये कितना हो रहा है 3 - 2 1 इंटू 180 180, यहाँ पे 4 डाला तो ये कितना हो रहा है 360, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया था, सम इंटीरियर एंगल्स जो है सभी एपी में है, तो उनका जो सम रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे सब अगर एपी में है तो वो हमारा कितना रहेगा, आप जो है समझ रहे सम ऑफ एपी लगाना है सिंपली, तो वो फॉर्मूला क्या रहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डी कितना देके रखा है यहाँ पे 6 डिग्री देके रखा है, समझ रहे हो इस चीज को। और यहाँ पे जो है आपका सम का फॉर्मूला ये भी है,
अभी जो मैंने लॉजिक से समझाया, तो इसको बस इक्वेट कर दो 180 इंटू n-2। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है 219 डिग्री है। अब आप सोच के देखो ना, पहला एंगल जो है अगर ए है, फिर नेक्स्ट है ए प्लस 6 डिग्री एंड सो ऑन, और लास्ट वाला कितना है 219 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा है, ए nth टर्म है। ये भी अपन क्लास 10th में फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या रहता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब डी तो अपने को 6 डिग्री देके रखा है, और ये कितना हो गया 219। क्लियर है ये चीज? तो ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहां से हो जाएगी 225 माइनस 6n। समझ रहे हो इस चीज को? अब यहाँ पे ये वैल्यू अपन जब डालने जाएंगे और सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते ए प्लस n-1 इंटू 6, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू अपनी कितनी है, डायरेक्ट 219 है, तो इसको मैं 219 प्लस ए लिख सकता हूँ। तो 219 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 225 माइनस 6n, है ना, इंटू n/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से चीजें जो है सभी को क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 180 इंटू n-2 अपन जो है लिख लेते, और यहाँ पे थोड़ा सा भाई प्लस कर देते, 219 प्लस 225, ये कितना हो जाएगा 444 आई थिंक, है ना, 444 हो जाएगा। 444 माइनस 6n, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देना है क्योंकि यहाँ पे 2 देके रखा है। तो ये कितना हो गया 222 माइनस 3n इंटू n इज इक्वल टू 180 इंटू n-2। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, ये 60 हो गया, और इसको 3 से डिविजिबल कर दिया तो ये n, और यहाँ पे ये 3 से करा तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21, 112 कितना हो गया 3 4 तो 74 माइनस n इंटू n इज इक्वल टू 60 n-2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप इसको जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस इतना सा मैंने आपके लिए काम छोड़ दिया है। फाइनल आंसर जो भी आएगा वो हमारा सही आंसर है। मोस्टली आंसर यहाँ पे जो है 20 आ रहा है। ठीक है, आप एक बार जो है चेक भी कर लीजिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आंसर 20 आ रहा है कि नहीं। तो आया समझ में कि भाई आप जो है नॉर्मल लॉजिक से भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब केमिस्ट्री के और भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ जो कि भाई नॉर्मली मतलब आप बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू कर सकते थे, और बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे आपके तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर, उनको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब ये भी क्वेश्चन पता है, ये अपन जो है ना बेसिक यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो प्राइमरी क्लासेस में देखते हुए आते हैं, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो बोल रहे सॉलिड से सीधा वेपर बन जाए। यार ये तो बचपन में अपन ने देखा, आपने कैम्फर को नहीं देखा है क्या, एकदम से जो है सीधा वेपर फॉर्म में चला जाता है, कोई लिक्विड अपन को जो है देखने को ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वो उसके अंदर प्रोसेस कौन सी होती है, सब्लिमेशन, फिर वेपर से सीधा सॉलिड अगर कूल किया तो भाई ये तो आपका सब्लिमेशन आपने कितनी बार टर्म जो है पहले भी देखा होगा, जरूरी नहीं है कि अभी 11th-12th में ही देखा। तो उसके बेसिस पे, जनरल नॉलेज के बेसिस पे इसको टेक कर सकते थे और सही आंसर रहता। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप की चीज जो है मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि या तो ऑड वन आउट या फिर कुछ कॉमन चीज जो है ढूंढने की कोशिश करो। ये मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको जो है लॉजिक समझा चुका हूँ इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। तो इसमें पूछा गया था, एन आइडियल गैस अंडरगोस अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पार्ट ए टू बी टू सी डी टू ए आर शोन इन द 3 केसेस अबव। तो इन्होंने इस इंफॉर्मेशन में ये चीज बता दी कि हर एक चीज जो है यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे ही एंड हो रही है, सबके अंदर ये चीज हो रही है। हाँ, फिगर सब में अलग अलग है, कुछ वैल्यूज देके रखी है, लेकिन ऐसी चीज जो है यहाँ पे बोली गई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना था। जब उन्होंने बोला कि सबके अंदर एक सेम चीज हो रही है, एक साइक्लिक वो चल रहा है, तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि वो अपन को कंपैरिजन बोल ही नहीं रहे, इसके अंदर चीजें चेंज ही नहीं होने वाली, सबके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। ये अपन ने यहाँ पे जो है ऑड वन आउट की जगह इस बार कॉमन लॉजिक को लगाने की कोशिश करी कि क्या सिमिलर चीज यहाँ पे हो रही है। और वैसे भी ये मैं आपको जो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब वर्क या फिर हीट की बात करें तब अपन एरिया यहाँ पे निकालते हैं, नहीं तो अगर हम फर्स्ट लॉ को यहाँ पे यूज करें तो इंटरनल एनर्जी जो कि साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसके लिए क्या रहता है, 0 रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप जिस स्टेट में थे उसी स्टेट के अंदर जो है वापस यहाँ पे पहुंच गए, तो इंटरनल एनर्जी का तो भाई यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब रहता है, उसको क्या पार्ट ट्रेस किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो सही आंसर था ऑप्शन 4। लॉजिक के तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कॉमन सेंस लगाना था। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी, और आप जो है ये चीज कमेंट सेक्शन में अब लिखो कि जेई मेंस आसान है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका पेपर है
बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर से पहले चिल रहोगे तो आराम से जो है जितना नंबर आप ला रहे थे ना उससे कई ज्यादा जो है आप नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो बहुत जो है खुले मन से यहाँ पे पेपर को देना है और बिना किसी टेंशन के देना है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगा, और अगर जो है सीरीज के अंदर और भी वीडियोस चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।